गाड़ी पूरे 3 घंटे लेट थी। बहावलपुर से लाहौर तक वक्त इस कदर लंबा हो जाएगा, इसका रशीदा को वहमो गुमान भी ना था। जेट तैयारों के अहद में ये फासला कुछ ज्यादा न था, लेकिन इस सफर में रशो जान को कुछ यूं महसूस होने लगा जैसे अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर कोई उसे लॉस एंजलिस के दिल हॉलीवुड में घसीट लाया है। जिस वक्त गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी और रशीदा ने खिड़की में से बाहर झांका, लाहौर की पहली झलक शेर की गरज बनकर खैर मकदम को आई। उधर बहावलपुर में छोटे से स्टेशन पर ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना ही उनमें से निस्वानी आवाजें फूट फूट कर ट्रेनों की आमदोरफ्त का पता देती थी। रशोजान ने जल्दी से अपना पर्स संभाला और जी में सोचा कि क्यों ना अभी टिकट खरीद कर वापस चली जाऊं। अम्मी भी खुश हो जाएंगी और इस बहरे ज़खार में अपनी बेपतवार कश्ती छोड़ने से भी बच जाऊंगी। वो शायद अपने इरादे को अमली जामा पहना लेती, लेकिन उसी वक्त साथ वाली सीट से आवाज आई, क्यों भी इसी तरह खड़ी रहोगी तो पिंडी जाकर सामान उतरेगा। ये खातून कराची से आ रही थी और रशीदा बहावलपुर से उनकी हमसफर बनी थी, लेकिन अभी खैबर मेल लोधरा तक न पहुंची थी कि वो सामने वाली सीट से उठकर उसके पास आ बैठी। उनके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे नट बोल्ट अलहदा अलहदा कोई साइकिल मिस्त्री के खोखे में पड़ी हो। हर चीज ढीली थी, हर चीज गैर मुतल्लिका। अच्छा, पहली बार लाहौर जा रही हो तुम? पूरे सोफे की जगह लेते हुए उन्होंने पूछा। जी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? रशीदा। रशीदा मीर। जरा तकिया पकड़ाना अपना, मेरी तो कमर टूट गई बैठे बैठे। शुक्रिया। लाहौर में किसके पास रहोगी? वालदैन होंगे वहां? जी नहीं। रशीदा पैरों को पांचों में छुपाते हुए बोली। फिर किसके पास रहोगी वहां? मेरी खाला हैं जी। अच्छा, क्या काम करते हैं तुम्हारे खालू? एंटी करप्शन में हैं जी। अब वो खातून एकदम से चौंक कर मुतवज्जा हुई। मेरा बेटा वापडा में इंजीनियर है, मैं उसी के पास जा रही हूँ। अच्छी तरह बैठो, सिमटी क्यों जा रही हो? ये जुमला बोलते ही उन्होंने अपनी टांगें और पसार ली। अभी गाड़ी मुल्तान तक ना पहुंची थी कि वापडा के इंजीनियर की वालदा ने रशीदा से उसके तमाम कवायफ मालूम कर लिए। बावजूद इसके रशीदा ने अपने आप को रिसाले में छुपाने की कोशिश की, लेकिन किसी बड़े बातूनी खलीफे की तरह वो हर बार उसे बातों में लगा लेती। रशीदा के मुतालिक उनकी तमाम मालूमात मुकम्मल हो चुकी थी। अब अगर वो चाहती तो बगैर रशों से पूछे उसके पासपोर्ट की अर्जी बमा सीआईडी रिपोर्ट के दाग सकती थी। साइकोलॉजी का एमए करने के बाद क्या इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है जी, अभी तो 2 साल एमए करते ही लगेंगे। कहीं मंगनी वंगनी हुई है तुम्हारी? पता नहीं हल्क के अंदर रशों के रिगमाल लगा हुआ था कि आवाज घिसटती रगड़ खाती निकली। जी नहीं। तेजी से दौड़ते दरख्तों के साथ साथ भागते बिजली के खंभों पर रशों ने नजर जमा ली और सोचने लगी, बिल्कुल इसी तरह तेजी से जिंदगी के 18 साल गुजर गए। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के साथ बीए भी हो गया, लेकिन पिछले 2 साल जब वो घर बैठकर अपने होने वाले दूल्हा का इंतजार करने लगी तो वक्त इस तरह गुजरने लगा जैसे रेत में धंसे हुए पहिए। अम्मी रोज उसे तसल्ली देने के लिए ऊंची आवाज में अपने आप से कहा करती थी, रशो जान का रिश्ता हमें बैठे बिठाए आ मिलेगा। शादी तो नसीब से होती है, जहां लिखी होती है वहीं होती है,
दूल्हा 7 समंदर पार से आए, चाहे साथ वाले गांव से आए, आप ही आप आ जाता है। पूरे 2 साल इस आप ही आप आने वाले दूल्हा के इंतजार में रशो जान ने काट दिए। किसी से जवान बेटी के रिश्ते के लिए कुछ कहते अम्मी का हल्क बंद होता था। इधर रशीदा घर की सफाइयां कर कर के थक चुकी थी। हर सुबह बिस्तरे बिछाते, गुलदानों में फूल सजाते, दरियां झाड़ते, तख्त पोश के गाँव तकिए ठिकाने से लगाते हुए उसके दिल में आने वाले दूल्हा के कदमों की चाप उठती। दिल एक अनजाने इस्तराब से कांपता। हर नई आवाज, नई दस्तक पर उम्मीद की लौ उभरती और दरे दिल में एक अनजानी खुशी भल भल करके भर जाती। छोटे छोटे कामों में शाम आ जाती। अम्मी मगरिब की नमाज के लिए चटाई बिछा लेती और साथ वाले घर से यकदम चिड़ियों के झुंड शबे बखैर कहते रुखसत होते तो वो कोठे पर चढ़ जाती। शहनशी पर बैठकर वो दूर तक गली में देखती रहती। दिन भर की खुशियों का अस्कात हो जाता। उसकी हिम्मत के टांके टूट जाते। जब नया चांद आसमान पर नजर आता तो रशो दुआ के लिए हाथ उठाती। उसकी पलकों पर आंसू आ जाते और वो आप ही आप आने वाले दूल्हा से कहती, कब तक राह दिखलाओगे, कब आओगे? अगर मैं तुम्हें तलाश करने के लिए निकलूं तो क्या पता पूछ कर तुम्हारा मकान तलाश करूं। जब हर सुबह घर साफ करने और हर शाम दूल्हा मियाँ की राह तकते तकते रशो जान थक गई तो अचानक एक दिन उसने एमए साइकोलॉजी में दाखला लेने का तहैया कर लिया। अम्मी इस बात के बहुत खिलाफ थी। मैं तुम्हें लाहौर नहीं भेज सकती, मुझसे नहीं होगा। रशो जान का जी चाहा कि चिल्ला कर पूछे, ये बताइए आपसे क्या होगा? क्या आप मुझे वो काई समझती हैं जो मुताफिन तालाब की सतह पर आप ही आप सड़ जाती है? मैं यूं काहिल मजहूल होकर नहीं बैठ सकती। मैं जानदार हूँ, पर रखती हूँ। मुझसे ये कोल्हू के बैल किसी जिंदगी बसर नहीं होगी। पहले तो रशो जान ने दबी दबी जुबान में अपनी तमन्ना जाहिर की। फिर एक दिन पाकिस्तान टाइम्स में दाखिले का इश्तिहार पढ़कर एक दरख्वास्त चोरी से दाग दी। जब तक उधर से जवाब आया, रशो जान ने अम्मी को राम कर ही लिया। लेकिन यूनिवर्सिटी से जब जवाब आया तो रशीदा की हालत गैर हो गई। इंटरव्यू के लिए भी उसे ना बुलाया गया था। सिर्फ इतनी सी उम्मीद दिलाई गई थी कि अगर तलबा में से कोई गर्मियों की छुट्टियों के बाद ना पहुंचा तो उसे इतला दे दी जाएगी। रो रो कर रशो ने आंखें लाल भभूका कर दी। रशो तो शायद अंदर ही अंदर खोलती रहती, लेकिन अचानक एक दिन सरकारी खाकी लिफाफा आ गया। एक तालिबा साइकोलॉजी के एमए में दाखला लेने के बाद हाजिरी देने ना पहुंची थी। सीट खाली थी। रशो ने अम्मी को बताए बगैर सारा सामान बांध लिया। अंदर ही अंदर तेज गाम के औकात भी मालूम कर लिए। मुश्किल ये थी कि लाहौर पहुंचकर रहेगी कहाँ। अम्मी ने इजाजत देने में कुछ हीलो हुज्जत की, लेकिन बिल आखिर वो ये सोचकर जान गई कि शायद अभी आने वाले दूल्हा का वक्त मुअय्यन नहीं हुआ। क्यों जवान लड़की बेकार बैठी रहे। रशीदा को भेजने में जो उज़र था वो यही था कि रशो वहां जाकर रहेगी कहाँ। अम्मी, मैं किसी हॉस्टल में रह लूंगी। तौबा तौबा, हॉस्टल की लड़कियां आवारा हो जाती हैं। हॉस्टल का नंबर कट गया तो अब उन रिश्तेदारों की फहरिस्त बनने लगी जो लाहौर में रहते थे। चचा वारिस से लेकर खाला फिरोजा तक सबके घरों की तफसीर की गई। बदकिस्मती से रशो के छोटे से कुंबे का रिश्ता बाकी बरादरी से कब का कट चुका था।
شادی بیاہ میں کارڈ وغیرہ ضرور آ جاتے تھے، لیکن نہ ادھر سے جانے کی استطاعت تھی، نہ ادھر سے کبھی اصرار ہوا تھا۔ جب سے رشو نے ہوش سنبھالا تھا، لاہور والے رشتہ دار نہایت دور، بے حد پراسرار اور بہت ہی مختار کل تھے۔ ان کی جو بھی خبر بہاولپور پہنچتی، سنہری حروف میں لکھوا کر فریم کر کے دلوں میں لٹکائی جاتی۔ لاہور والے ہر طرح سے اعلیٰ و عرفت تھے۔ رشیدہ کا ننھا سا کنبا کسی بھی طرح ان کی ریس نہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی لاہور سے کبھی آ ٹپکتا تو اس کے لیے مرغی، پلاؤ، قورمہ، کوفتے انگلی انگلی گھی میں تیرتے پکائے جاتے۔ امی کے جہیز کی پلش کی رضائیاں نکلتی، کڑھی ہوئی چادریں بچھائی جاتی، گھر میں سے اگربتیوں کی خوشبو آتی، اور پہلی ہی شام مہمان کو نواب صاحب کا محل دکھانے کا پروگرام بنتا۔ سب سے زیادہ تردد امی نے خالہ فیروزہ کے دوران قیام میں کیا تھا۔ اسی مہمان نوازی کے بھرے انہوں نے رشو کے قیام کے لیے انہی کا انتخاب کیا۔ کیا بات ہے؟ باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ انجینئر کی والدہ نے اسے غیر حاضر پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں جی، ایسے ہی۔ انجینئر کی والدہ نے دانتوں میں خلال پھیرتے ہوئے کہا۔ میری بڑی بیٹی کی شادی 16 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ منسٹر کا لڑکا ہے میرا داماد۔ شادی چھوٹی عمر میں ہونی چاہیے۔ جی۔ کوئی اسٹیشن پر لینے آئے گا تمہیں؟ جی، خالہ کو تار دیا ہوا ہے۔ اچھا اچھا۔ سامان اتروا کر جب رشیدہ پلیٹ فارم پر پہنچی تو اسے پختہ یقین ہو گیا کہ خالہ کے گھر سے جو بھی اسے لینے آیا ہوگا 3 گھنٹے کی صبر آزما مدت گزار چکا ہوگا۔ نمبر لگے کلی نے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ ٹیکسی منگواؤں بی بی جی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ باہر لمبے برآمدے میں پہنچ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ متذبذب ہو گئی۔ ایک رکشہ والا رفتار کم کرتا اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن وہ ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ملتان روڈ کس طرف ہے اور وہ اکیلی وہاں کیسے پہنچے گی۔ گاڑی 3 گھنٹے لیٹ ہو جانے کے باعث اندھیرا بہت گہرا ہو چکا تھا، اور ایک اجنبی شہر کے اجنبی اندھیرے سے وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کلی کو پیسے دے کر رخصت کر چکنے کے بعد وہ اور مخمصے میں پھنس گئی تھی۔ اب اگر خالہ کے گھر سے کوئی آیا بھی ہے تو اسے تلاش کرنے کہاں جاؤں؟ سامان کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ قریب ہی 2 نوجوان کھڑے بظاہر جمائیاں لے رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار ادھر کا طواف کر رہی تھی۔ مارے خوف کے رشیدہ کے ہاتھوں میں ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگا۔ انجینئر کی والدہ نے جب پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بندریا کی طرح اچھلی۔ ارے، ڈر گئی؟ میرا بیٹا بھی نہیں آیا مجھے لینے۔ تمہاری خالہ بھی نہیں پہنچی؟ جی ہاں، ساری کمبختی اس لیٹ گاڑی کی وجہ سے ہے۔